नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी स्रोत कथा का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो इंसानी घमंड, अंधविश्वास और अनदेखे सच के बीच की लाइन को पूरी तरह से धुंधला कर देता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस काले राज की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक श्राप ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रखा है। रात अंधेरी जंगल में आई, सुमति की रूह दिखाई। जरा सोचिए, ये पंक्तियां सुनने में ही कितनी अजीब और डरावनी लगती है ना। ये सिर्फ कोई साधारण सी कविता नहीं है, बल्कि उस खौफनाक गांव का एक कड़वा सच है जिसका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत ही इस अंधेरे और रहस्यमयी माहौल से होती है, जहां ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हर परछाई के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। और यहीं से हमारा मुख्य रहस्य आकार लेने लगता है। जब कहानी का मुख्य किरदार पूरब अपनी चचेरी बहन भूमिका के साथ पहली बार इस गांव के मेले में पहुंचता है, तो उसके दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल घूमता है, और वो ये कि आखिर गांव के हर एक घर और हर एक दुकान में बिल्कुल एक जैसी स्त्री की मूर्ति क्यों रखी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन अजीब मूर्तियों के रहस्य की। देखिए, जब पूरब मेले में घूम रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि गांव वाले पागलों की तरह एक अजीब सी स्त्री की मूर्ति खरीद रहे हैं। जब वो मजाक में अपनी बहन भूमिका से पूछता है कि ये कौन से भगवान है, तो भूमिका का चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ जाता है। और बात सिर्फ मेले तक सीमित नहीं रहती। जब पूरब अपनी बुआ प्रज्ञा के घर पहुंचता है तो वही मूर्ति उसे उनके घर के मंदिर में भी दिखती है। रात में जब वो उत्सुकता के मारे उस मूर्ति को छूने की कोशिश करता है तो उसकी बुआ बुरी तरह घबराकर उसे झटके से पीछे खींच लेती हैं। आखिर ऐसा क्या था उस मूर्ति में? ये सब जुड़ा है हमारी कहानी के अगले हिस्से से, करिया प्रेत के श्राप से। असल में ये कहानी आज से ठीक 13 साल पुरानी है। हुआ कुछ यूं था कि एक भ्रष्ट सरपंच ने सुमति नाम की एक बेसहारा विधवा का घर और उसकी जमीन हड़प ली थी। पूरा गांव तमाशा देखता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद सुमति ने पूरे गांव के सामने खुद की जान ले ली और मरते मरते एक भयंकर श्राप दे दिया। इस श्राप का नतीजा इतना भयंकर था कि सरपंच का पूरा खानदान ही खत्म हो गया। इस खौफनाक सिलसिले को रोकने के लिए एक साधु ने गांव वालों को एक अचूक उपाय बताया, और वो उपाय था सुमति की मूर्ति को अपने घरों के बाहर रखना। तो ये करिया प्रेत आखिर है क्या? ये और कोई नहीं बल्कि उसी सुमति की गुस्से और बदले की आग में जलती हुई आत्मा है। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए उसकी मूर्ति का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी रूह को लगे कि लोग उसे देवी मानकर पूज रहे हैं और वो उनके घर को बख्श दे। ये उनके लिए कोई धार्मिक आस्था नहीं है दोस्तों, बल्कि मौत से बचने की एक खौफनाक मजबूरी है। और इसी खौफ के चलते गांव का एक सबसे कड़ा और अटल नियम बन गया: शाम 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर की चौखट पार नहीं करेगा। बाहर चाहे जो भी हो जाए, दरवाजा नहीं खुलेगा। ये नियम कहानी के तनाव को एकदम चरम पर पहुंचा देता है। लेकिन अब एंट्री होती है पूरब के अहंकार और उसके अति आत्मविश्वास की। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है बुआ प्रज्ञा का गहरा विश्वास और वो सच्चा डर जो मानती है कि एक खूंखार प्रेत गांव में घूम रहा है, और दूसरी तरफ है पूरब का वो शहरी और तार्किक दिमाग। उसे लगता है कि ये भूत प्रेत की कहानी तो महज एक छलावा है। उसका अपना एक अलग ही लॉजिक है कि जरूर यहाँ कोई अंगों की तस्करी करने वाला गिरोह है जो लोगों को डराकर रात में घरों के अंदर रखता है ताकि वो अपना काला धंधा चला सकें। पूरब के लिए खौफ सिर्फ इंसानों द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है और कुछ नहीं। और यही ओवर स्मार्टनेस पूरब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। ये साबित करने के लिए कि बुआ का डर पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरब रात के अंधेरे में अपना सामान लेके घर से निकल जाता है। वो बस स्टैंड पहुंचता है और वहां उसे पता चलता है कि अगली बस आने में पूरे 3 घंटे बाकी हैं। 3 घंटे! और सच मानिए, ये 3 घंटे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होती है वो खौफनाक रात। बस का इंतजार करते हुए अचानक पूरब के हाथ पर ऊपर से कुछ तरल पदार्थ टपकता है। जब वो सामने देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। एक बेहद भयानक आकृति काली साड़ी में उसके ठीक सामने खड़ी होती है। बस उसी एक पल में पूरब का सारा लॉजिक और उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। वो अंधी दहशत में अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, पत्थरों से ठोकर खाता है और बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ता है। इस भागदौड़ और खौफ के बीच
जमीन पर पड़े पड़े जब वो अपनी नजरें ऊपर उठाता है तो जहन में बस एक ही सवाल आता है, क्या वो आखिरकार सुरक्षित है? सामने उसे अपनी बुआ प्रज्ञा दिखाई देती हैं। डरावनी आवाजें रुक जाती हैं और पूरब की जान में जान आती है। वो राहत की सांस लेता है और उनके साथ वापस घर की ओर चलने लगता है। लेकिन तभी चलते चलते पूरब की नजर नीचे जाती है। वो देखता है कि प्रज्ञा के पैर जमीन पर टिके ही नहीं हैं, वो हवा में तैर रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। वो राहत का एहसास एक ही सेकंड में मौत के खौफ में बदल जाता है। वो हवा में तैरती हुई आकृति अचानक रुकती है, धीरे धीरे अपना खौफनाक चेहरा पूरब की ओर घुमाती है और कहती है, कहा था ना, बाहर मत जाना। इस एक लाइन से ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि जिससे वो मदद मांग रहा था वो तो इंसान है ही नहीं। और यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे भयानक सच की तरफ। एक वीरान गांव। पूरब वहां से भी पागलों की तरह भागता है और रास्ते में छिपने की कोशिश करता है, जहां उसकी मुलाकात भूमिका और एक पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा से होती है। लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा जो सच बताते हैं वो सचमुच आपके होश उड़ा देगा। पूरब को जिस गांव जाना था वो तो यहाँ से 2 स्टॉप आगे है। जिस जगह पर वो अभी खड़ा है वो पिछले 13 सालों से पूरी तरह से वीरान और बर्बाद पड़ी है। और सबसे भयानक बात, सुबह से पूरब जिन भी लोगों से मिला था, अपनी बुआ, अपनी बहन भूमिका, वो सब के सब पिछले 13 सालों से मरे हुए हैं। वो इंसानों की दुनिया में था ही नहीं, बल्कि भूतों के एक वीरान गांव में फंसा हुआ था। और अब आता है इस स्रोत कथा का अंतिम दृश्य। पूरब इंस्पेक्टर की बात सुनकर उलझन में इधर उधर देखता है। दूर दूर तक सभी भूत खड़े होकर उसे ही घूर रहे होते हैं। और तभी सामने खड़ी भूमिका और इंस्पेक्टर शर्मा धीरे धीरे अपना सिर उठाते हैं। उनके चेहरे पूरी तरह बदल चुके होते हैं। उनकी आंखों में इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं होता, बल्कि एक डरावना, मृत और खालीपन होता है। तो इस खौफनाक कहानी के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या हमारा अहंकार हमें वो सच देखने से रोकता है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होता है? पूरब का अपने तर्कों पर वो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास ही था जिसने उसे इन खौफनाक इशारों को समझने नहीं दिया। अगर उसने चेतावनी मान ली होती तो शायद परिणाम कुछ और होता। खैर, ये सवाल निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी के साथ इस स्रोत कथा का हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।